हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लवली एक बहुत ही मासूम और गरीब काम वाली थी जो शास्त्री परिवार के घर पर काम करने आया करती थी। शास्त्री परिवार में जयेंद्र, उसकी बीवी फूलमती और उनका 25 साल का बेटा प्रमोद थे। प्रमोद और लवली दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। आईगा। क्या हुआ लवली? तुम्हें चोट लगी ना? क्या करते हो यार तुम भी? रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। नको नको साहब, मैं कर लेगी। ये हल्दी है ना, इसे ही अपनी उंगली पर लगा लेगी। लवली नाम है मेरा, लवली। लवली किसी से कम नहीं। ओफो, अपनी डायलॉग बाजी बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। प्रमोद लवली की मरहम पट्टी करता है। जयेंद्र और फूलमती ये देख लेते हैं और फूलमती को बहुत गुस्सा आता है। ये लवली और प्रमोद, इन दोनों के बीच की जो नजदीकियां हैं इसे कम करना होगा, वरना अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो जिसका डर है कहीं वही ना हो जाए। तो तुम क्या चाहती हो फूलमती? नई काम वाली रख लो या तो... अरे नहीं नहीं, लवली जैसी ढिंचैक काम वाली मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है और साफ सफाई तो इतनी मस्त कि घर को पूरा नया बना दे, और तो और ऊपर से कम तनख्वाह भी लेती है। चिंता मत करो फूलमती, वैसे भी कुछ दिनों बाद प्रमोद ऑफिस के काम से बाहर जाने वाला है। जल्द से जल्द उसकी शादी फिक्स कर देंगे। जयेंद्र और फूलमती ने प्रमोद को कई बार कहा था कि लवली से दूर ही रहे, लेकिन प्रमोद उसे अपनी दोस्त मानता था, इसीलिए वो अपने माता पिता की बात नहीं मानता। एक दिन लवली के हाथों और पैरों पर मारने पीटने के निशान होते हैं, जिन्हें देखकर प्रमोद घबरा जाता है। प्रमोद देखता है कि लवली रो रही है। लवली, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? बोलो ना, कोई बात है क्या? देखो, तुम्हें मुझे बताना होगा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वो मेरे चाचा और मेरी चाची ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं उन्हें ज्यादा पैसा नहीं देती ना आजकल, इसीलिए ना मैं घर का ज्यादा काम करती हूँ। उन्होंने ही मुझे इतना मारा और पीटा। ओह नो! अब इस लवली का कोई ठिकाना नहीं रहा। पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। अनाथ हूँ, इसका फायदा उठाया उन्होंने। हाँ। लवली का ये दुख सुनकर प्रमोद की आंखें भर आती हैं। वो उसे गले से लगाता है और फूलमती और जयेंद्र से उससे घर पर रहने देने की बात करता है। तभी ये तुम क्या कह रहे हो प्रमोद? तुम्हारा दिमाग तो धरती पर है ना? प्रमोद, तुम्हारा उस काम वाली से दोस्त बनकर रहने तक सही था, लेकिन अब ये क्या नया नाटक है? एक काम वाली को हम यहाँ अपने घर में रहने की जगह नहीं दे सकते, फिर चाहे वो कितनी भी दुख में क्यों ना हो। लेकिन पापा, आप मेरी बात तो सुनो। प्रमोद, बस, अब मुझे इस बात पर और कोई बहस नहीं चाहिए। रहने दो साहब, आप मेरी फिक्र मत करो। लवली का इस दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन मेरे गणपति बप्पा मुझे संभाल लेंगे, क्योंकि मुझे उन पे इच्छ भरोसा है। चला माग जाते में। लवली अब सिर्फ काम पे आने लगती है, लेकिन उस बेचारी के रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसे यूं सड़क पर रहता देख प्रमोद को बहुत बुरा लगता। वो उसे चुपके से मिलता और खाना देता। साहब, आपने कई को मेरे लिए इतनी तकलीफ ली, मैं वड़ा पाव खा के सो जाती ना। नहीं लवली, मेरे होते हुए तुम वड़ा पाव खाकर सोओगी? ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। लवली, तुम्हें पता है, मुझे ना तुमसे प्यार होने लगा है। हाँ लवली, आई लव यू। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। वैसे तो मेरे भी दिल में कुछ कुछ होता है जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हो, लेकिन शादी? मैं आपके घर में काम करने वाली साधारण सी काम वाली हूँ, और मैं आपसे शादी कैसे? प्यार ये सब नहीं देखता। मैं और तुम, हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस, और क्या। और रही बात इस दुनिया की और मेरे घर वालों की, तो मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं लवली। एनीथिंग फॉर यू माई लव। प्रमोद और लवली दोनों ही पास के गणपति मंदिर में शादी कर लेते हैं और गले में वरमाला पहने दोनों घर आ जाते हैं। ये दृश्य देख फूलमती और जयेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है प्रमोद बेटा? अरे सारी लड़कियां क्या छुट्टी मनाने गई थी या उन्होंने संन्यास ले लिया जो तूने इस 2 टके की काम वाली से शादी कर ली? जिसका डर था वही हुआ। नहीं, हम इस काम वाली को अपने घर की बहू के रूप में बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे। आप लवली को इस घर की बहू के रूप में स्वीकारें या ना स्वीकारें, लेकिन मैंने तो इसके साथ 7 फेरे लिए हैं और अब ये मेरी धर्म पत्नी है, ना कोई काम वाली। चलो लवली।
हाँ हाँ, ले जा अपने इस फेयर एंड लवली को अपने साथ अंदर। अगले जन्म ही बाहर निकलना। अब पता नहीं क्या पाप किया था जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उठा ले रे ऊपर वाले, उठा ले मुझे। फूलमती लवली संग ठीक से पेश नहीं आती। वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। जब उसकी सहेलियां घर पर आती हैं तभी अरे फ्लावर मती, ये तेरी बहू इन लॉ जो है, ये तो तेरी ओल्ड काम वाली है ना। हाय हाय हाय, काम वाली बनी बहू रानी। ये क्या गोलमाल कर दिया तुम्हारे सपूत ने है? एकदम सही पसंद चुनी है, मानना पड़ेगा। फूलमती को अपनी सहेलियों से ये ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सारा गुस्सा लवली पर उतारती है। अरे ओ सड़क छाप काम वाली, ये क्या घोड़े बेचकर नींद में खर्राटे मार रही है? चल चल, जल्दी से उठकर सारे घर को शीश महल की तरह चमका दे। और हाँ, आज तू लेट उठी है, इसीलिए तुझे आज का खाना नहीं मिलेगा। फूलमती अब ऐसे ही बेचारी मासूम और चुलबुली लवली पर अत्याचार करने लगती है। प्रमोद की गैर मौजूदगी में कभी वो उसे खाना नहीं देती तो कभी वो उसे मारती पीटती। एक दिन, चल निकल जा घर के बाहर। आज तो तू रात भर इस कपकपाती हुई ठंड में बाहर ही रहेगी। जब तक प्रमोद अपनी बिजनेस ट्रिप से नहीं लौट आता, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी, क्योंकि तेरी वजह से मेरे और मेरे बेटे के बीच का रिश्ता बिगड़ा है। नहीं माँ जी, ऐसा मत करो। इतनी रात को ये लवली किधर भटकेगी? नको ना माँ जी, नको। आओ, मेरी बात तो सुनो। मेरे को ऐसे बाहर मत निकालो। बाहर वो बेवड़े लोग होंगे ना, मैं किधर जाएगी? फूलमती लवली को धक्का मारती है। तभी लवली प्रमोद की बाहों में जा गिरती है। प्रमोद को देखकर फूलमती के तोते उड़ जाते हैं। प्रमोद बेटा, तू इतनी जल्दी आ भी गया बिजनेस ट्रिप से? हाँ माँ, और अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर यहाँ पहुंच गया, वरना आप बेचारी लवली के साथ पता नहीं क्या कर बैठती। बस बहुत हो गया आप लोगों का। अब मैं और लवली यहाँ नहीं रहेंगे, हम दोनों अलग रहेंगे। दैट्स इट। कल सुबह अपनी पैकिंग करके हम निकल जाएंगे यहाँ से। ये सुनकर फूलमती और जयेंद्र घबरा जाते हैं। अगली सुबह घर के बाहर एक चिट्ठी रखी हुई होती है जिसे लवली उठा लेती है और पढ़ती है। तुम्हारे घर पर मैंने बॉम्ब प्लांट किया है जयेंद्र। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी तरक्की करोगी और मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा? नेवर मेरी जान। अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हो तो बचा लो। तुम्हारा शुभ चिंतक कन्ना लाल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे को अपने फैमिली को बचाना ही होगा। भाग लवली, भाग। लवली के साहस में छुपी उसकी फूलमती और जयेंद्र के प्रति भावनाएं झलक उठती हैं और फूलमती और जयेंद्र को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब मुझे माफ कर दो बहू। हाँ, तुम ही सही मायने में मेरी बहू रानी हो। मेरे बिजनेस राइवल ने प्लांट किए हुए बॉम्ब से तुमने हमें बचाया और हमारी हिफाजत की। तुम सच में एक सर्वगुण संपन्न बहू हो लवली। सब कुछ ठीक हो जाता है। लवली फूलमती और जयेंद्र को माफ कर देती है और पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। अनुज एक फौजी होता है और वो अपने नए मिशन पर जाने वाला होता है, जिसके एक दिन पहले उसकी बीवी रीमा और उसकी शादी की पहली सालगिरह होती है और वो अपने हाथों से रीमा के लिए उसका फेवरेट खाना बनाता है। अनुज, ये सब तुमने किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम इतना अच्छा कैसे खाना बना लेते हो? नहीं, झूठ है ये सब। तुमने जरूर ये सारा खाना ऑनलाइन मंगवाया है ना? नहीं रीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीमा, ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से बड़े ही प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है। मैं जब ट्रेनिंग में था ना, तब मुझे अपनी मनपसंद डिश खाने का मन करता था। तभी मैं ऑनलाइन कुकिंग वीडियोस देखकर सारा खाना बनाना सीख गया। हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच अनुज, इतने स्वीट सरप्राइज के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। रीमा और अनुज अपनी सालगिरह पर दिल के आकार वाला केक काटते हैं और अगले दिन अनुज अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके जाने के पहले उसकी माँ हेमलता आकर उसे दही शक्कर खिलाती हैं और उसे टीका लगाती हैं। ये लो मुन्ना, ये दही शक्कर खाकर जा, इससे शुभ माना जाता है। लेकिन माँ, मैंने इतना सारा खाना तो ठूस लिया है ना, तो बस हो गया ना। अनुज, अम्मा जी को ये सब करने दो ना, क्यों नखरे कर रहे हो?
आहा, ये शाबाश। कान्हा जी करे कि तेरा ये मिशन सफल हो और तू दुश्मनों से लड़कर सही सलामत वापस आए। अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है ना? जी माँ, और आप दोनों भी। अनुज हेमलता के पैर छूता है और उसके आशीर्वाद लेता है। फिर वो वहां से एक कार में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार उल्टी होकर खाई में गिर जाती है। और फिर शाम को आस पड़ोस के गांववासी कार को पूरी तरह से तबाह होते हुए देख लेते हैं और उसके नीचे अनुज भी होता है। अनुज को तुरंत गांव के बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आकर रीमा और हेमलता को बताते हैं। दरअसल अनुज जी की तबीयत में काफी सुधार आ चुका है। उनकी जान भी अब खतरे से बाहर है, लेकिन एक बात है जिसे सुनकर आप दोनों बहुत चिंतित हो जाएंगी। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या बात है? मेरा अनुज ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डॉक्टर साहब, आप खामोश क्यों खड़े हैं? बताइए ना, क्या बात है? अनुज जी अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो गए हैं। गाड़ी उनके पैर के नीचे बहुत देर तक दबी रही और इसी कारण उनके दोनों पैरों में इंटरनली गहरी चोट आई है। अब वो अपने पैरों के बल पर कभी चल नहीं पाएंगे, सिर्फ व्हील चेयर पर ही बैठे रहेंगे। ये सब सुनकर हेमलता और रीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों सुन्न हो जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा फौजी बेटा, उसका फौजी बनने का सपना अभी शुरू भी नहीं हुआ था। माँ जी, संभालिए अपने आप को। अब हम क्या करेंगे? हेमलता और रीमा दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोती हैं। वहीं 2 दिन बाद अनुज को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अब हर वक्त व्हील चेयर पर ही रहता है। वो अपने फौजी के यूनिफॉर्म को देखता है और बहुत रोता है। मेरा सपना अधूरा ही रह गया। इतने सालों की मेहनत, इतनी दुआएं, सब कुछ खत्म हो गया। ना मुन्ना, इस तरह हिम्मत हार जाएगा तो कैसे होगा? तू तो मेरा शेर बेटा है ना। तू अब भी दिल से फौजी है। पैरों से अपाहिज हो गया तो क्या हुआ? तू मेरा मुन्ना है। देखिए, तुम ही तो हमेशा मुझे कहते हो ना, जिंदगी में हमें मुश्किलों का भी हंस के सामना करना चाहिए। तो फिर अब तुम ही उस बात को क्यों नहीं निभा रहे हो? तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा अनुज। हाँ रीमा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आई एम स्ट्रांग और मैं इस मुश्किल घड़ी से भी गुजर जाऊंगा। अनुज हिम्मत रखता है, लेकिन वो घर में एक ही जगह पर बैठकर बोर होने लगता है। वो बहुत सी चीजें करता है जिससे उसका वक्त गुजरे, लेकिन फिर भी उसे जीवन में कुछ न कुछ तो करना था। वो जज्बा अब तक उसके अंदर कायम था। एक दिन अचानक से उसके दिमाग में एक अजीब सा सुझाव आता है। माँ, रीमा, मैंने सोचा है क्यों ना मैं एक छोटा सा ढाबा खोल लूं जहां पर मैं खाना बना पाऊंगा। इससे मैं पैसे भी कमा लूंगा और साथ ही साथ कुछ बन भी जाऊंगा जिंदगी में। लेकिन अनुज, ये सब कैसे पॉसिबल है? ढाबा कहाँ खोलोगे? कुकिंग कैसे करोगे? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। फाइनल? और नहीं तो क्या, डॉक्टर साहब ने तुझे आराम करने के लिए कहा है, तो उनकी बात को मानना। लेकिन माँ, रीमा, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैं ढाबा अपने घर के आंगन में ही खोलूंगा। और रही बात कुकिंग की, तो वो तो मैं व्हील चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकता हूं ना। मैं एक हेल्पर को रख लूंगा साथ में। प्लीज मुझे ये करने दो। कुकिंग मेरा पैशन है, मेरी थेरेपी है। अनुज रीमा और हेमलता को बहुत समझाता है और 1 घंटे समझाने के बाद वो दोनों अनुज को हाँ कहती हैं और अनुज अपने ढाबे को खोलने की तैयारियां शुरू करता है। उनके घर के आंगन में ही ढाबा खोला जाता है और ढाबे का नाम फौजी का ढाबा रखा जाता है। ये अनोखा नाम सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं और वो ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। आहा, क्या नूडल्स हैं भाई, सच में बहुत अच्छे बने हैं। थैंक यू मेरा दिन बनाने के लिए। ये छोले पूरी भी बहुत स्वादिष्ट है जी। मुझे मेरी नानी की याद आ गई। वो भी ऐसे ही छोले पूरी बनाया करती थी। यही डिट्टो स्वाद हुआ करता था। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अनुज अपने ढाबे से खूब सारे पैसे कमाने लगता है।
पैसे ही नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में वो पूरे गांव में नाम भी कमाता है। सभी को उसकी कहानी से बहुत प्रेरणा मिलती है। उसके ढाबे की वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं और रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने उसके ढाबे तक पहुंच जाते हैं। अनुज सर, आपकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है। आपने अभी तक 2 से भी ज्यादा मिशंस में सफलता पाई है और आज इतनी दूर आने के बाद आप अपने पैरों से अपाहिज हो चुके हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? आप इतना सब कुछ होने के बाद भी स्ट्रांग नजर आ रहे हो। आप देश के नौजवान युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से तो मैं बस यही कहूंगा कि आप में अपने सपनों का पूरा करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। अगर वो नहीं रहा तो आगे कुछ नहीं हो सकता। और रही बात स्ट्रांग रहने की, तो मैं बस पैरों से अपाहिज हुआ हूं, लेकिन हाथों से नहीं। और अभी मैं अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर भी लोगों के दिलों को जीत रहा हूं, नाम कमा रहा हूं। तो ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मेरे लिए एक दरवाजा बंद हो गया, लेकिन आगे दूसरा दरवाजा भी खुल गया। जाने अनजाने में लिए गए ढाबे को खोलने के इस फैसले ने आज फिर से अनुज को वो सब कुछ दे दिया था जो उसे एक फौजी बनकर मिलता। वो अब कभी अपने पैरों से तो कुछ काम नहीं कर पाता, लेकिन अपने हाथों से वो लजीज पकवान बना बनाकर अपने ढाबे पर आए ग्राहकों को खिलाता। अगर कोई ग्राहक एक बार अनुज के ढाबे पर खाना खाए और दूसरी बार फिर से ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार जो भी ग्राहक ढाबे पर खाना खाने आता वो फिर से वापस आता। मुन्ना बेटा, सच में तूने कर दिखाया। अपाहिज होने के बाद भी तूने कर दिखाया। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तुम आज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के हर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हो जो अपाहिज है और सोचते हैं कि उनके सपने वहीं पर टूट चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर ठान लो तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।